नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच हैं एक ऐसी शख्सियत, कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में अपनी दखल रखते हैं। वो कांग्रेस के बहुत अच्छे संगठक हैं और कांग्रेस के लिए मनोयोग से लगे रहते हैं, चाहे संगठन की राजनीति हो चाहे सत्ता की राजनीति हो। पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासक कमलेश्वर पटेल, जो वर्तमान में सियावल के विधायक हैं, आज हम उन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले स्वागत है एमपी लाइव न्यूज़ में। नमस्कार, धन्यवाद शुक्ला जी। आपकी राजनैतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि सियासत आपको विरासत में मिली और आपके पिताजी स्वर्गीय इंद्रजीत पटेल सर्वहारा वर्ग के नेता हुआ करते थे और उनकी एक अलग छवि हुआ करती थी और वो प्रदेश की राजनीति में हमेशा सक्रिय रहे। प्रदेश में उनका एक शीर्ष स्थान था और चाहे कैबिनेट में उनकी एक अलग जगह थी। आप उनके चिरंजीव हैं और उन्हीं का आशीर्वाद आपको मिला और आप भी राजनीति में आए। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई, किसकी प्रेरणा से आप राजनीति में आए, क्या आप राजनीति में आना चाहते थे? देखिए, पहली बात तो ये कि ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे एक ऐसे पिता का साया मिला था जो बहुत ही निचली इकाई से हम कह सकते हैं कि अपनी राजनीति की शुरुआत करके और सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों की जो एक भावना थी या एक जो सबको साथ में लेके चलने का जो उनका एक जज्बा था और जिस तरह से वो गरीबों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, हम तो ये कह सकते हैं। ऐसे पिता का पुत्र होने का जो मुझे सौभाग्य मिला, हम कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और उनसे सीखने के लिए तो बहुत कुछ हमें मिला। और सच बात है, जैसा आपने कहा कि क्या आप राजनीति में आना चाह रहे थे, तो शुरू में तो कोई राजनीति का 12वीं के बाद तो हम भोपाल गए थे, वहाँ पे एडमिशन कराया मेरा पिताजी ने मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय MBM में BSc फर्स्ट ईयर में, और हमने PMT की कोचिंग जो है वहाँ पे अटेंड की थी। और एक साल जो है ना हमने PMT की कोचिंग की, डॉक्टर बनने के लिए गए थे और ऐसा कह लीजिए कि मोड़ आया कि PMT में भी सिलेक्शन नहीं हुआ और BSc फर्स्ट ईयर का भी एक आध सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए और जिसकी वजह से जो है BSc का भी एक साल रिजल्ट गड़बड़ाया और PMT में भी नहीं होने की वजह से फिर एकदम से रुझान चेंज हो गया और हमने एडमिशन ले लिया भोपाल में हमीदिया महाविद्यालय में और वहाँ हमने BA दर्शन शास्त्र में एडमिशन लिया। वहाँ से फिर हमारी विषय ही बदल गया और वहाँ फिर हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए। NSUI के प्रदेश महामंत्री बन गए एक आध साल के अंदर और हमने वहाँ पे काफ़ी मूवमेंट किया विश्वविद्यालय में, अनियमितता शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ भी जो भी समझ में आता था। और काफ़ी वहाँ पे हमने छात्र संघ का एक अच्छा संगठन तैयार किया राजधानी में और वहीं से हमारा एकदम से चेंज हो गया पूरा राजनीति, कह लीजिए कि पूरे टाइम राजनीति का ऐसा भूत सवार हुआ। और साथ ही साथ फिर बीच में तिवारी कांग्रेस का, इंदिरा कांग्रेस का गठन हुआ। दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी ने अलग पार्टी बनाई जिसमें ND तिवारी वगैरह बहुत सारे सीनियर लीडर थे और उसमें फिर मुझे पहले NSUI का राष्ट्रीय पदाधिकारी इंदिरा कांग्रेस में बनाया गया, पर मेरी इच्छा स्टेट में काम करने की थी। 5-6 महीना बाद फिर कई बार मुझे शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ा, कई ऐसे मूवमेंट करने पड़े और ये बताना पड़ा कि नहीं, जो लोग भी इस पद पे आना चाहते हैं उनमें हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। और मुझे दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी ने NSUI का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्य था और उस बीच में जो फिर हमने सरकार के खिलाफ या जो भी विषय हमें समझ में आता था जनहित में, छात्रों के हित में, तो हमने काफ़ी आंदोलन भी किए, प्रदेश में भ्रमण भी किया और एक छात्र संगठन की बहुत बढ़िया टीम भी तैयार की। और 1-2 साल के अंदर ही फिर तिवारी कांग्रेस का विलय हो गया। विलय होने के बाद फिर मेन जो कांग्रेस पार्टी का विंग था NSUI, उसमें स्टेट प्रेसिडेंट के लिए नाम चला।
पर गुटबाजी की वजह से कह लीजिए या सबके नेताओं की अपनी अपनी अलग अभिरुचि होती है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और उसकी वजह से कहीं न कहीं मेरा स्टेट प्रेसिडेंट में नहीं हुआ, उसमें भी काफ़ी शक्ति प्रदर्शन हुआ था। मेरा नेशनल ऑफिस बेरर में मनोनयन हुआ, पर चूंकि बहुत ज़्यादा फिर उसमें इंटरेस्ट रहा नहीं, फिर भी हमने काम तो किया NSUI में और थोड़े दिन बाद ही जो है यूथ कांग्रेस में हम आगे 24 साल की उम्र में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस में बन गए थे और 7-8 महीना हमने स्टेट में, गोविंद राजपूत स्टेट प्रेसिडेंट थे, उनकी कमेटी में काम किया और फिर मुझे रणदीप सुरजेवाला जी जो आजकल राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के, उस समय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हमें यूपी में भी इंचार्जेस लगाया कुछ एरिए में, कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स के लिए। वहाँ जब हमारा काम देखा तो उन्होंने फिर मुझे पिछड़ा वर्ग का OBC डिपार्टमेंट का आदरणीय नेताओं की अनुशंसा पर मुझे फिर अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और साल भर हमने OBC डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। मध्य प्रदेश के हर ज़िले में हमने गठन करा दिया था, पूरे देश में तो पूरी तरह से गठन नहीं हो पाया था। तो हमने जो वहाँ से जो शुरुआत की, उसके बाद मेरा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में भी हमारा नाम था, मेरा नहीं हुआ, किसी और का हो गया, तो फिर मुझे राष्ट्रीय सचिव युवक कांग्रेस का बनाया गया और राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी दिल्ली प्रदेश और राजस्थान प्रदेश के हम सह प्रभारी थे। हमारे साथ जितिन प्रसाद जो सांसद रहे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनके साथ, हमारे साथ वो जनरल सेक्रेटरी थे, हम सेक्रेटरी थे उस समय, उनके साथ भी काम किया और उनका चुनाव था तो जनरली हम ही ने पूरा राजस्थान और दिल्ली का जो है जो जिम्मा था यूथ कांग्रेस का, वो हमने संभाला और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हुए और फिर जब पुनर्गठन हुआ तो मुझे राष्ट्रीय महासचिव के रूप में भी 3.5 साल काम करने का मौका मिला और उस दरमियान मुझे पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे सुरजेवाला जी रहे हों, चाहे अशोक तंवर जी रहे हों, कई राज्यों में काम करने का अवसर दिया। बीच में जब पदाधिकारी नहीं थे तब भी एज ए ऑब्जर्वर उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कई राज्यों में भेजा एज ए ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई इवेंट्स होना है। तो जो यूथ कांग्रेस में नेशनल जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी हम उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे 3.5 साल, छत्तीसगढ़ के इंचार्ज रहे, महाराष्ट्र, मुंबई के इंचार्ज रहे, तो कई राज्यों में काम करने का जो अवसर मिला युवक कांग्रेस की राजनीति में, तो कहीं न कहीं सीखने को भी मिला। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसको भी, उस पे चलने का, और क्या कांग्रेस पार्टी के हमारा इतिहास है, यूथ कांग्रेस का क्या मूवमेंट था, किस तरह से हमारे नेताओं ने देश की आज़ादी में किस तरह से युवाओं का योगदान था, सारी चीज़ें का जो एक जज्बा वहाँ काम करने के लिए मिला। फिर कई हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, गांधी जी पे कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी अटेंड किए, चाहे वो वर्धा का हो, चाहे दिल्ली में ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि युवक कांग्रेस में काम करने के बाद जो मुझे एक्सपोजर मिला और राष्ट्रीय राजनीति के, चाहे हमारे बड़े से बड़े नेता हों या छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हो विभिन्न राज्यों के, सबसे मेरा एक बहुत अच्छा समन्वय बना और हम कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं से भी सीखने को मिला, दूसरे राज्यों के भी, प्रदेश के भी, और वरिष्ठ नेताओं से भी सीखने का जो मिला अवसर, वो हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए बहुत सुनहरा अवसर था। और आफ्टर जनरल सेक्रेटरी IOIC जब हमारा एज हो गया तो मुझे फिर राहुल जी का टूर कोऑर्डिनेटर बनाया गया। तो वो भी हमने 1 साल एज ए टूर कोऑर्डिनेटर राहुल जी का बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, कई राज्यों में उनका जो प्रोग्राम होता था तो उसको भी कोऑर्डिनेट करते थे। सीनियर लीडर्स, SPG, इन सब के बीच में समन्वय स्थापित करना और कार्यकर्ताओं के बीच में कहाँ कैसा प्रोग्राम करना है। तो बहुत सारा इवेंट्स उस समय भी पॉलिटिकल करने का मिला और हम कह सकते हैं कि हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का भी मुझे आशीर्वाद मिला, उनका मार्गदर्शन मिला। और देश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, जो भी हमारे इंचार्जेस रहे सीनियर कांग्रेस के, फ्रंटल इंचार्ज जो रहते हैं, चाहे ऑस्कर जी हों, चाहे मुकुल वासनिक जी हों, चाहे अशोक गहलोत जी हों, चाहे अंबिका सोनी जी हों, ऐसे सीनियर नेताओं के साथ भी उनका भी लगातार मार्गदर्शन मिला। और हम समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक छोटे से गांव और
यहाँ की सुपेला जैसे गांव की स्कूल सीधी ज़िले में 8वीं तक पढ़े, जिला मुख्यालय में 12वीं तक पढ़े, और ऐसी पृष्ठभूमि के जहाँ हमारे पिताजी भी कभी भी गांव को नहीं छोड़ा और पंचायत पंच से शुरू करके और यहाँ तक पहुँचे थे। तो कहीं न कहीं जो पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन, उन्होंने कभी हमारे राजनीतिक जीवन में, हम ये कह सकते हैं कि उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हो तो बचपन से देखते थे कि किस तरह से वो सेवा करते, उनकी क्या भावना है। तो वो कहीं न कहीं हमारे अंदर भी वो भावना थी, या ये कह लीजिए कि उनको देख के जो है ना, हमने भी अपने आप को ढालने की कोशिश की। उनके जैसा तो कोई बन नहीं सकता, पर उनका जो एक इतिहास था, उनका जो एक पृष्ठभूमि थी, उसका हमें कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि राजनीति में भी लाभ मिला। पर हमने कहीं भी अपने पूजनीय पिताजी से अपने राजनीतिक जीवन में एक भी कहीं हमने सिफारिश नहीं कराई। और मुझे इस बात का गर्व है कि हम जहाँ भी पहुँचे मेहनत करके पहुँचे। और हमारा तो नौजवान साथी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के या कोई भी हमारे जो युवा नेता हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, वो मेहनत ज़रूर करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। जो भी जिम्मेदारी मिले, छोटी से छोटी जिम्मेदारी मिले, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिले, कभी भी जिम्मेदारी के निर्वहन में आपकी जो हमारी पार्टी की क्या बायलॉज है, पार्टी का क्या इतिहास है, पार्टी का क्या गाइडलाइन है, पार्टी किस तरह के प्रोग्राम से आती है, क्या नीति है, इसको ज़रूर अध्ययन करें और उसके अनुसार जनहित में जनता का हित सर्वोपरि है, वो ज़रूर ध्यान रखें। सरकार की क्या योजनाएं रही, कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या किया, हमारा क्या इतिहास है, इन सब चीज़ों की जानकारी भी होना चाहिए और ज़्यादातर लोगों तक बातों को पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। और राजनीति में जब हम आते हैं तो स्वयं सेवा कम समाज सेवा ज़्यादा होना चाहिए। यही हमने अपने पूजनीय पिताजी से सीखा था कि राजनीति सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए, राजनीति दूसरों के लिए होनी चाहिए, समाज सेवा के लिए होनी चाहिए। कर भला सो हो भला, ऐसे बहुत सारे जुमले पिताजी से सुनते रहते थे। तो अगर हम आपकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत आपकी संगठन से हुई, आपकी जो शुरुआत है संगठन से हुई, संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने आपको अलग अलग समय में अलग अलग दायित्व दिया और उन दायित्वों का आपने बखूबी निर्वहन किया और सुपेला जैसी जगह से आप हमेशा शीर्ष नेतृत्व की टीम में रहे, तो ये बड़ी बात है। देखिए, जब हम अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लीडर भी अप्रिसिएट करते हैं। और हमने कभी अपने जो हमारी जिम्मेदारी थी, जो इंचार्जेस का काम होता है, संगठन में जो भी पद मिलता है उसको क्या आपको किस तरह से उसको संभालना है, जोड़ने का काम रहता है, तोड़ने का नहीं रहता है, और किस तरह से कोई भी गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको लोगों तक पहुंचाने का, या कहीं हमारी सरकार नहीं है तो वहाँ क्या असफलता है उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करके और जब हम जनता के बीच में जाते हैं, संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, और जब आप उनके बीच में जाते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का अध्ययन होना चाहिए। फिर संगठन हमारा कहाँ कमज़ोर है, संगठन को कैसे ठीक करना है। हमने तो अभी आपको युवक कांग्रेस की NSUI की पृष्ठभूमि बताया था। उसके बाद मुझे विधानसभा का टिकट भी मिला पूजनीय पिताजी के आशीर्वाद से, और यहाँ के हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने भारी मतों से विजयी भी बनाया। विपक्ष में थे, हमने विपक्ष में रहते हुए जो हमारा एक विपक्ष के विधायक का जो एक नैतिक दायित्व होता है, हमने उसमें कहीं सदन के अंदर सदन के बाहर कभी कमजोरी नहीं की। जहां लगा कि यहाँ कमजोरी है, यहाँ सरकार की तरफ से कोई कमी हो रही है, तो आवाज़ उठाने में कभी पीछे नहीं रहे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी जनता के प्रति है। सरकार को सजग करने का भी है विपक्ष में, और सत्ता भी मिली, सत्ता के समय भी हमने 15 महीने में जो भी हो सकता है अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ प्रदेश के हित में भी काम करने की कोशिश की। और मुझे सीनियर कांग्रेस में भी प्रदेश में एज ए सेक्रेटरी भी काम करने का अवसर मिला PCC में। फिर मुझे महामंत्री भी बनाया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और उसके बाद मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जब दूसरी बार विधायक बने सचिव भी बनाया, और छत्तीसगढ़ का सह प्रभारी बनाया, और 1 साल वहाँ भी रहे। फिर कमलनाथ जी अध्यक्ष बने तो फिर यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष बनाया, कोऑर्डिनेशन कमेटी का सदस्य बनाया। तो मुझे हम कह सकते हैं कि
अगर हम मेहनत करते हैं और अपने जो दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन करते हैं तो पार्टी अप्रिसिएट करती है, कार्यकर्ता अप्रिसिएट करते हैं। और हमारे जो साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनसे भी और ज़रूर हम निवेदन करेंगे कि सिर्फ हम पद तक सीमित नहीं रहें। पद लेने के बाद चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो और चाहे संगठन के पदाधिकारी हो, उसका निर्वहन जरूर अच्छे से करना चाहिए। संगठन की राजनीति में आपने लोहा तो मनवाया, इसके कई उदाहरण हैं। चुनाव की बात करें तो आपके जो इलेक्ट्रिकल पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई वो अपनी परंपरागत सीट सिहावल से हुई और आपके पिताजी सिहावल से विधायक रहे। उसके पहले सीधी सीट हुआ करती थी, लेकिन परिसीमन के बाद सिहावल एक अलग सीट बनी, सिहावल विधानसभा एक अलग बनाया गया, जहां से आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। और पिताजी की जो क्षेत्र में इमेज थी, जो सर्वहारा वर्ग के नेता माने जाते थे, सर्वमान नेता थे, और ऐसी इमेज बहुत कम लोग बना पाते हैं जो सर्वमान स्वीकारिता हो जिनकी। जब आपको दायित्व मिला और आपको टिकट मिला तो क्या सोच के आए कि पिताजी की जो इमेज है, पॉलिटिकल इमेज है, इसको मैं कैसे कंटिन्यू कर पाऊँगा? कोई मन में संदेह था क्या? देखिए, संदेह तो हमेशा बना रहता है, क्योंकि कोई भी नेता हो उसको जनता का विश्वास हासिल करने में बहुत समय लगता है। पूजनीय पिताजी जैसा कि बताते थे, उन्होंने एक बार अभी जब उनका देहांत हुआ उसके 5-6 दिन पहले ही कुछ संदेश दिए थे और उन्होंने उल्लेख किया था कि राजनीति ऐसी सेवा है कि आप पहले अपने आप को विलीन कर दीजिए, सड़ जाइए। जैसे मक्के का, चने का, धान का कोई भी बीज हम पहले मिट्टी में डालते हैं, पहले मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, फिर उसको मिट्टी के अंदर बोते हैं, बीज फिर सड़ता है पहले, फिर उगता है, फिर अंकुरित होता है, फिर वो फलदार बनता है और फलदार बनने के बाद वो झुक जाता है। और इसी तरह से राजनीति में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको विश्वास हासिल करना है, आपको सही मायने में सेवा करना है, तो सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लेके चलिए। छोटा हो बड़ा हो, सबका सम्मान करिए और जो आपका नैतिक दायित्व है उसका निर्वहन करिए। तो राजनीति का सेवा का मतलब है। तो सेवा धर्म बड़ा कठोर धर्म है और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, पर उनके जैसा बन पाना तो बड़ा कठिन काम है, क्योंकि अब दौर बदल चुका है। हमारे जो मतदाता हैं उनका भी नज़रिया बदल चुका है, नेताओं का भी नज़रिया बदल चुका है। फिर भी कोशिश करते हैं कि जितना हो सकता है, जनहित के जो भी विषय हैं, किसी के व्यक्तिगत काम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर सार्वजनिक काम जितना हमसे हो सकता है पूरी कोशिश करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ। तो व्यक्तिगत भी जो हो सकता है करते हैं, जितना हो सकता है अपने से भी मदद करते हैं। सरकार की तरफ से क्या कर सकते हैं, करवा सकते हैं, वो भी हम कोशिश करते हैं। तो हमारी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना चाहिए। कार्यकर्ता साथियों का भी हम तो हमेशा धन्यवाद करते हैं कि हमारे क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं और उनका सबका ही आशीर्वाद है। पूजनीय पिताजी के जो साथी हैं उन सबका आशीर्वाद है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो ऐसा परिवार जैसा है, हमारा विधानसभा क्षेत्र का तो एक एक मतदाता हमारे परिवार जैसा है। बड़े बुजुर्ग से लेके और नौजवान, माता बहन, सबका इतना प्यार मिलता है, घर घर का। सबको ऐसा लगता है कि जैसे हम परिवार के सदस्य हों, गरीब से गरीब हो, बड़ा से बड़ा हो। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। राजनीति में यही सबसे बड़ी पूंजी है कि वो हमारे परिवार के हैं, हम उनके परिवार के हैं, ये भावना होनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र में तो सबका आशीर्वाद मिलता है। कई बार तो विपक्ष के लोग भी बहुत सम्मान करते हैं और हम भी उनका करते हैं। राजनीति अपनी जगह है, चुनाव अपनी जगह है, पर चुनाव होने के बाद जनप्रतिनिधि का दायित्व हो जाता है कि चुनाव कोई भी जीते, जीतने के बाद सब मतदाता, सब कार्यकर्ता, कोई भी हो, हम उसके प्रतिनिधि हैं और उस भावना के साथ काम करना चाहिए। और यही पिताजी ने सिखाया था, कोशिश भी यही करते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कहा कि चुनाव तक वाद विवाद हो सकता है, विरोधी हो सकते हैं, लेकिन परिणाम आने के बाद अगर हम जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो हमें सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। सिहावल की जनता ने दूसरी बार भी आपके ऊपर भरोसा जताया और आप सिहावल से 2 बार विधायक रहे और दूसरी बार जब प्रदेश में आपकी सरकार आई तो आप कैबिनेट मंत्री रहे और सरकार ने आपको, आपकी पार्टी ने आपको बहुत बड़ा दायित्व दिया। ग्रामीण
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो एक महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है, उसकी जिम्मेदारी आपको दी गई। 15 महीने का कार्यकाल था आपका, क्या उपलब्धियां थीं, क्या आपने ऐसा कर दिया उन 15 महीनों में कि आज भी लोग याद करेंगे, लोगों के स्मरण में? देखिए, मनरेगा जैसी योजना जिसका काम बहुत कम दिखाई देता था, हमने बहुत सारी चीज़ों का मनरेगा कन्वर्जन को शामिल करके, चाहे वो आपका 1000 गौशाला बनाने का हो, वो काम करके बताया। ये मनरेगा से ही बना है और आज हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो इतने साल सरकार में रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, गौवंश के बहुत बड़े रक्षक बनते रहे, पर वो नहीं कर पाए। हमारी सरकार ने और हमारे विभाग ने बनाया है, सभी जगह हमारे कार्यकाल में बना, और 4000 नवीन गौशाला बनाने की भी स्वीकृति दी थी। तो जो कि अभी वो थोड़ा सा भी इनके प्राथमिकता में नहीं है, उसको घटा के 2000 कर दिया शायद वो भी आधा अधूरा, कहीं बना कहीं नहीं बना। आपका बीटी सड़क बनाने का जो RES डिपार्टमेंट है, उसके तहत जो है ना, पहले से WBM सड़क बनाते थे, बीटी सड़क बनाने का किया। हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारी सड़कें बनी हैं, पूरे ज़िले में बनी हैं। तो ऐसे पूरे प्रदेश में हमने ये नीति बनाई कि RES नहीं, RES भी, बीटी सड़क भी, डामरीकृत सड़क भी बना सकते हैं। बहुत सारे जल संरक्षण के लिए तालाब वगैरह का भी निर्माण हुआ यहाँ तक कि नदी पुनर्जीवन के लिए भी हमने योजना बनाई थी और उसका मनरेगा से बहुत सारी जगह काम भी शुरू किया। पर अब सारी चीज़ें, प्राथमिकता सरकार जब बदल जाती है तो प्राथमिकता चेंज हो जाती है। पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में हम लोगों ने काम शुरू किया था कि हमारे जो सरपंच है, आपके जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत है, इनको अधिकार विहीन कर दिया था बीजेपी की सरकार ने। उस दिशा में भी हम लोगों ने शुरुआत की थी, बहुत सारी चीज़ों में उनको अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में काम भी शुरू किया था। समय बहुत कम मिला, 15 महीने में 3-4 महीने तो चुनाव में निकल गए थे, पर जितना समय मिला उस बीच में हमने काफ़ी कुछ, हमने बहुत सारी सड़कें भी बनाई। प्रधानमंत्री सड़क हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी हम लोगों ने काफ़ी सुधार करने की कोशिश की थी। पर एक बात का ज़रूर टीस रह गई कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी गरीब से गरीब व्यक्ति को अगर चाहे कि हम इसका लाभ दिलवा दें, जैसा कि पहले इंदिरा आवास योजना में था, वो नहीं कर सकता है। वो उसके लिए हमने केंद्रीय मंत्री से भी बात की थी और प्रदेश में से प्रस्ताव भी भेजा था और ये प्रयास था कि कुछ परसेंटेज ऐसा रहना चाहिए कि हमारा सरपंच है, हमारा जनपद अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, विधायक है, अगर लगता है कि कोई व्यक्ति निरीह है, गरीब से गरीब व्यक्ति है, इसको आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो वो नहीं कर सकता है। वो जो सिस्टम है वो हम कह सकते हैं कि सर्वे में भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। जिनके पास एक आवास था उनके 2 बन गए, पर जिसके पास कुछ नहीं हुआ। इंदिरा आवास योजना, ये सच बात तो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी 2011 में सर्वे हुआ था और ये कांग्रेस पार्टी की कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें एक विसंगति और इस सरकार ने कर दी, पहले ऐसा नहीं था। 40% राज्यांश जमा करना पड़ता है और राज्य के पास पैसा है नहीं। अभी तो ऐसी स्थिति हो गई कि GST का ही पैसा नहीं आ रहा है राज्यों के पास। तो विसंगतियां बहुत सारी हैं। बहुत सारे काम करने के लिए तो इस विभाग में ऐसा था कि आप बहुत अच्छा कर सकते थे। हमारी तो प्लानिंग थी कि कहीं भी किसी भी गांव का डेवलपमेंट प्रॉपर वे में हो, सड़क है, स्कूल है, पंचायत भवन है, सब एक जैसा एक प्रांगण में हो, आसपास हो, प्लानिंग करके हो। आपका अंतिम संस्कार के लिए जो आपका शमशान घाट है वो व्यवस्थित जगह होना चाहिए। पर अभी देखने में ऐसा आता है कि कोई भी कहीं भी बना देता है, जहाँ लगता है उसको कि ये हमारे लिए उपयुक्त है, व्यक्तिगत देखते हुए। हमने GPDP जो प्लान होता है, इसका पूरा हमने वो तैयार कराया था, पंचायतों का सर्वे करा के, और ये बहुत कम समय में हमने कोशिश करके बहुत अच्छे से, हम कह सकते हैं कि हमने कोशिश की। हमने जनपद CO की मीटिंग पूरे प्रदेश की, उनसे सुझाव लिए, जबकि पहले जो मंत्री थे उनके पास समय नहीं था, इस तरह का कभी प्रयास नहीं किए। जिला पंचायत CO, जनपद CO, यहाँ तक कि आजीविका मिशन में हमारे जो DPMs वगैरह हैं, समूह प्रेरक हैं, उनका भी हमने सम्मेलन किया। और आजीविका मिशन में जो हमारी महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण की दिशा में, उसमें बहुत भ्रष्टाचार भी होता है, गणवेश सिलाई से लेके बहुत सारे, उनके लिए जो राशि आती है उसका मिसयूज बहुत होता है। तो हमने उस दिशा में भी सुधार करने की कोशिश की थी। हमारे यहीं बहरी में हमने 20 करोड़ का कोदो कुटकी का प्लांट लगाने का सैंक्शन किया, स्वीकृत कराया।
तो अपने क्षेत्र में तो हमने बहुत सारी सड़कें, बहुत सारा जो हम विकास कर सकते थे वो हमने पूरी कोशिश की। बहुत कम समय में 15 महीने में आपने बहुत सारी योजनाएं बनाए, बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में टीस है कि कार्यकाल पूरा होता तो हम बहुत कुछ कर पाते अपने क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए। क्या कारण मानते हैं कि आप 15 महीने तक ही अपने कार्यकाल को चला पाए? कहाँ कमी रह गई जिससे सरकार गिर गई? देखिए, जब जो लोग कांग्रेस पार्टी के नाम पे या जिस पार्टी ने उनको इतना मान सम्मान दिया हो, उनको सड़क से उठा के कई बार विधायक का टिकट दिया हो, कई बार ऐसा तो है नहीं कि हमारे क्षेत्र में दूसरा कोई विधायक का चुनाव नहीं लड़ सकता, तो ऐसे जो लोग भी दगाबाजी की है, इन दगाबाजों की वजह से जिन्होंने हम कह सकते हैं कि अपनी माँ की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, मातृ संस्था, जिस मातृ संस्था ने उनको इतने वर्षों तक सम्मान दिया, किसी को सांसद बनाने से लेके केंद्रीय मंत्री से लेके क्या नहीं दिया, सिंधिया जी हों चाहे और कई हमारे साथी जो विधायक थे, मंत्री थे, अभी मंत्री तो बन गए, वहाँ क्या दुर्दशा है हम जानते हैं, कितनी पूंछ परख हो रही है। यहाँ तो एक तरफा चलता था मामला। और सच बात तो ये है कि ऐसे लोग जिनका कोई सिद्धांत नहीं होता, जिनका कोई वजूद नहीं होता, जिनका कोई जनता के प्रति पीड़ा नहीं होती, जो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना चाहते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार जनता ने 15 साल भाजपा की सत्ता देखने के बाद बदली थी और जनता की मंशा थी कि कांग्रेस की सरकार बने और बनी भी, पर ऐसे जयचंदों की वजह से सरकार गई जो अपने निहित स्वार्थ के लिए प्रदेश की जनता को नुकसान पहुंचाए। अगर कांग्रेस की सरकार रहती और किसानों का कर्जा माफ़ हो गया होता 2 लाख तक का भी सबका, तो क्या हमारे किसानों के लिए ये खुशी की बात नहीं थी? क्या सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 300 से बढ़ा के 600 किया था और साल भर में 1000 करना था, ये क्या हमारे बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए ये क्या खुशी की बात नहीं थी? इसके कसूरवार तो यही लोग हैं ना। बिंद का नाम बार बार आ रहा है, सरकार ना बचाने में आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी चल रहा है। कह रहे हैं कि बिंद में कमी रह गई, इस कारण हम सरकार नहीं बचा पाए। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते? देखिए, कहीं अगर कमी रह गई तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और फिर सबको मिलके कोशिश करना चाहिए कि हम कैसे जो हमारी कमी रह गई, किस तरह से, क्या वजह रही, कहाँ हमें कैंडिडेट सिलेक्शन करने में कोई कमी रह गई, या कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से, या कौन सा ऐसा चेहरा था कि लोग स्वीकार नहीं किए, क्यों नहीं मतदाताओं ने वोट किया, क्या वजह रही, इन सारी बातों का आकलन करना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप का अब समय नहीं है, अब समय है मध्य प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने का। हम विपक्ष की भूमिका में हैं। आज कोविड का संक्रमण काल चल रहा है, कोविड संक्रमण काल में किस तरह से आपात जैसी स्थिति बनी, किस तरह से लोग ऑक्सीजन के अभाव में, दवाई के अभाव में, किस तरह से लोगों की जान गई स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में, और सरकार किस तरह से लापरवाह रही सुविधा देने में। और आज ज़रूरत है, बिजली की समस्या है, खाद्यान्न लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, बिजली और की समस्या से किसान कितना परेशान है। तो आज ज़रूरत है कि चाहे खाद हो, बीज हो, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें उन सब बातों को लेके भारतीय जनता पार्टी के सामने एक अच्छे विपक्ष की भूमिका अदा करने की आवश्यकता है, ना कि आपस में छीटाकशी, टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता है। हमारे नेता वरिष्ठ हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, और जो हमारे कमलनाथ जी हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, अगर कहीं कोई कमी है तो उनका अधिकार क्षेत्र है उसको ठीक करने का। तो जब तक वो अध्यक्ष हैं वो उनकी जिम्मेदारी है और उसको हमें सबको मिलके ठीक करने में मदद करना चाहिए, बजाय इसके तेरा मेरा में सब कुछ चला गया। ये तेरा मेरा की राजनीति बंद करके सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के बारे में इसलिए सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी सबके लिए सोचती है, किसी भी जात बिरादरी का हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, बड़ा से बड़ा हो, छोटा से छोटा व्यापारी हो, कोई भी जात बिरादरी हो, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए कांग्रेस पार्टी सोचती है। इसलिए हम सबको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं को, सबको
सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारी जो संस्थाएं कमज़ोर हो गई, लोकतंत्र हमारा कमज़ोर हो रहा है, हमारा पत्रकार साथी हो, नेता हो, अधिकारी कर्मचारी हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इन सब चीज़ों के लिए कंट्रोल करने के लिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जिस देश ने आज़ादी दिलाने से लेके और आज तक जितनी भी देश में तरक्की हुई, हमारे देश में सुई नहीं बनती थी। सिर्फ भाषण देने से, अच्छे दिन के नारे लगाने से, काला धन वापस लाने का कहने से काला धन वापस आया नहीं, पर हमारे देश के गरीबों का, छोटे छोटे जो उद्यमी थे, रोजगार बेरोजगार लोग थे, जो घर में गरीब लोग अपना पैसा संयोग के रखे थे, वो नष्ट हो गया, वो बर्बाद हो गया। सीधी की अगर राजनीति की बात करें, कांग्रेस की राजनीति की बात करें, तो दो स्तंभ हुआ करते थे और दो केंद्र बिंदु हुआ करते थे, चुराहट और सिहावर। दोनों के बीच में दूरी बनती जा रही है। लोग, आम जनमानस में ये चर्चा है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? पहली बात तो किसी भी प्रकार की कोई दूरी नहीं है। ये दूरियां पैदा करने का जो लोग भ्रम पाल के रखे हैं, ये गलत है। और इस तरह की जो बातें करते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के दुश्मन हैं। ये कांग्रेस पार्टी के और अपने नेताओं के शुभचिंतक नहीं हैं। तो इस तरह की बातें कभी नहीं आनी चाहिए। हम सब एक हैं और हम सब का एक ही उद्देश्य है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित इस तरह के बातें होती हैं, तो ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और हम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। जैसा हमने पहले भी कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों से है, कुशासन से है, उनकी अव्यवस्थाओं से है और उसके लिए मिलके हम लड़ेंगे और फिर विजय हासिल करेंगे, फिर सरकार बनाएंगे देश और प्रदेश में। और भारतीय जनता पार्टी जहां से शुरू हुई थी वहीं फिर जाएगी, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। अब वहाँ भी घपला घोटाला शुरू कर दिया। ऑक्सीजन का घोटाला तो चल ही रहा है, अब मौत छुपाने का घोटाला तो चल ही रहा है। जो भी कोविड से डेथ हुए उनको राहत राशि देने में तो फेल रहे। 4 लाख प्रति परिवार को कम से कम देना चाहिए, तो कह तो देते हैं। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पूरे देश में घोषणा कर दी, पीएम केयर फंड से लगाएंगे, अभी तक कहीं पता नहीं है। तो ये बातें करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरी बातें लाते हैं। तो इनका न डिजिटल इंडिया पता, ना इनका वो पहले शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था वो पता, ना आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश पता, ना कभी ग्राम उदय से भारत उदय। तो इनके इतने सारे नारे हैं और इन नारों का क्या होगा? आत्मनिर्भर पे लाके देश के नौजवानों को, गरीबों को, मजदूरों को, सबको छोड़ दिया है। और देश की जो हमारी संस्थाएं हैं, जो हमारे एक इतिहास था, चाहे लाल किला से लेके बहुत सारे औद्योगिक संस्थान हैं, रेलवे है, सबको बेचने पे तुले हुए हैं। ये देश को ले जाके कहाँ छोड़ेंगे, क्या स्थिति पैदा करेंगे, ये बड़े चिंता का विषय है। और इसके लिए हम नौजवान साथियों से विशेष कर निवेदन करेंगे कि सब कोई उठिए, जागिए और समझिए कि एक वो पार्टी थी जो देश को आज़ादी दिलाने से लेके आपको आगे बढ़ाने का काम किया, विकास का काम किया। और ये पार्टी है जो विनाशकारी पार्टी है, भाई से भाई को लड़ाती है, जाति धर्म से लड़ाती है, हमारे यहाँ की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको तार तार करती है। ऐसी पार्टी से, ऐसे लोगों से बाहर निकलिए और इनको बताइए कि अब आप हमको बरगला नहीं सकते। अब आप घंटी बजवा के, ताली बजवा के, थाली बजवा के और हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनका अपमान नहीं कर सकते। कितना अपमान करेंगे? ये ढोंगियों के चक्कर में आज हमारा देश बर्बाद होता जा रहा है। अगर हम ज़िले की बात करें, जिस तरह से बिजली की समस्या, जिस तरह से कोरोना काल में था, सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था, हेल्थ सिस्टम। रोजगार को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने अभी कोरोना काल में, जब कोरोना प्रोटोकॉल था, आपने एक सांकेतिक आंदोलन भी किया था और उसके एवज में आपके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी। आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि आप विपक्ष की भूमिका में हैं, और किस तरह से सरकार जिस तरह से दिनों दिन महंगाई बढ़ा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, सिलेंडर के दाम आज फिर से बढ़ गए हैं, बिजली 24 घंटे बिजली की बात करते हैं लेकिन बिजली की कटौती, अघोषित कटौती हो रही है। तो इन सभी विषयों को लेकर
आप किस तरह से विपक्ष में अपनी भूमिका अदा करेंगे? देखिए, पहली बात तो आपने जो बात किया एफआईआर की, कोविड के दरमियान मुझे मजबूरी में आंदोलन करना पड़ा था और बहुत संयमित तरीके से हम लोग तो 5 घंटा तपती धूप में नौतपे में 31 मई को बैठे थे। और इसलिए बैठे थे कि चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, मुख्यमंत्री जी से लेके सबको ध्यान आकृष्ट कराने के लिए कि कोई न कोई वजह होगी तब एक विधायक तपती धूप में बैठा है जनता के हित में। पर दुख तो इस बात का है कि वो समस्या नहीं दिखाई दी। इतना ज़रूर दिखाई दिया कि ये तपती धूप में बैठ के सरकार के नियम का उल्लंघन कर दिया। उन लोगों को नियम का उल्लंघन दिखाई नहीं दिया जो लोग बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहे, कई इवेंट्स करते रहे, सीधी जिला में से लेके प्रदेश और देश भर में करते रहे और पूरे देश को कोरोना में अगर सबसे ज़्यादा संक्रमित करने का काम कोई किया है तो सत्ताधारी लोगों ने किया है, भाजपा के नेताओं ने किया है। तो उनको ये गलतियां नहीं दिखी और जिला प्रशासन को भी नहीं दिखी। तो जनहित के विषय में हमें जितने बार भी एफआईआर दर्ज करें, जेल में लेके जाएं, कल भी हम आंदोलन कर रहे हैं बिजली की समस्या को लेके, हमने कई बार पत्राचार भी किया, बात भी की। उस दिन भी जब हम धरने पे बैठे थे तब भी ये भी विषय शामिल था। अधिकारी आए, बोले समाधान हो जाएगा। 2-2 महीने से ट्रांसफार्मर जले हैं, गांव के गांव में अंधेरा है। 3 महीने तक लोग घर से नहीं निकले, मजदूरी तक नहीं कर पाए। अब गांव-गांव की बिजली विभक्त कर रहे हैं, बोलते हैं कि वसूली होगी तभी बिजली जलेगी। तो ये कौन सी सरकार है? तो इसीलिए तो लोग कंस मामा बोलते हैं। ये अब कंस मामा का रूप आ गया। हम तो यही बोलेंगे, या तो बिजली विभाग वाले स्पष्ट करें। हमारी सरकार थी, हमने 1 रुपये 1 यूनिट बिजली दी। 100 रुपये ज़्यादा घरेलू बिजली किसी का नहीं आता था, कोई भी जात बिरादरी का, और इतना बढ़िया सरल कर दिया था, ना कोई संबल योजना ना कुछ। और 10 हार्स पावर तक का बिजली बिल किसानों का आधा करने का काम किया था। और महंगाई की क्या बात करना, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर जब हमारी सरकार के समय आज जो भाव हो गया इसके आधे में बिकता था तो भाजपा के नेता सिर पे रख के नाचते थे, आंदोलन करते थे। अब सारे के सारे कहाँ चले गए? कौन से बिल में घुसे हैं? चूहा बने घुसे हैं। अब बोलते नहीं बनता है, इनको कौन सिखाए? और जनता जवाब देगी, समय आ गया है। अब जनता पाप का घड़ा भर चुका है और 4 वेद शतशास्त्र में बात लिखी है दोय, सुख दीन्हे सुख होत है, दुख दीन्हे दुख होए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चल रही है, अब ये जो शास्त्रों में उल्लेख है, उन शास्त्रों में जो उल्लेख है वो उसी के अनुरूप काम ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार उसी लाइन पे कर रही है। और इसकी सज़ा देने का समय अब आ गया है। जब जनता को दुखी करेंगे तो जनता सज़ा देगी। और सज़ा क्या है? 5 साल में चुनाव होता है। मताधिकार जो जनता को मिला है, नेताओं को, राजनीतिक दलों को, सरकारों को सज़ा देने का अधिकार है उनके पास, और वो सज़ा मिलेगी। और ये हम भूल जाते हैं, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो और चाहे नेता हो, विधायक सांसद हो, सरकारें हों, ये हम भूल जाते हैं कि हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, इस जनता के लिए ही बनी हुई है और हम इस जनता के नौकर हैं। पर सत्ताधीश लोग करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए लुटा रहे हैं, उद्योगपतियों का माफ़ कर रहे हैं, किसानों का नहीं माफ़ कर सकते। बड़े बड़े प्लेन खरीद लिए लाखों करोड़ रुपए के, हवाई जहाज़ पीएम साहब ने खरीद लिया, बंगला बन रहा है, नया संसद भवन बन रहा है। अरे संसद भवन की खूबसूरती तो तब है जब हमारे देश की जनता खुशहाल होगी। बड़ा भवन बन जाने से हम किसी का स्टैचू तैयार कर दें, बड़ा वो सरदार पटेल जी का इतना बड़ा स्टैचू बना दिया, उधर छत्रपति शिवाजी महाराज का। अरे कोई भी ये महान पुरुष स्टैचू के लिए नहीं मर रहे थे, इन्होंने देश की जनता के लिए अपनी जान गंवाई है, देश की जनता की सेवा की है। और ये अपनी विचारधारा को पहुंचाना अगर हम पहुंचा सकते हैं तो इनकी महान पुरुषों की विचारधारा को पहुंचाएं। और ये विचारधारा अगर जीवित रहेगी तो हमारा देश खुशहाल रहेगा। अनावश्यक इस तरह का फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए और जो भाजपा कर रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर सबके घर में है, सबके दिल में है, हम भी पूजा करते हैं। और आज जहाँ पूज्य महात्मा गांधी जी हे राम का जाप करते थे हर बात में और अंतिम समय में भी, और वही लोग उनके कौन बने? अपराधी बने। और उसी लोगों, उन्हीं के पोषक जो है आज देश पे राज कर रहे हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी, परिवर्तन सिर्फ इतना ही हुआ है श्री रामचंद्र जी से, अब सिया राम हो गया। सिया राम तो हम लोग पहले ही बोलते थे।
तो इनका कोई चरित्र नहीं है। कभी ये धारा 370 की बात करेंगे, कभी ट्रिपल तलाक की बात करेंगे, तो कभी भगवान श्री रामचंद्र जी को कितने साल से लटका के रखा है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो राम राज्य की अगर हम बात करते हैं तो राम राज्य का मतलब ये है कि जब हमारे देश की जनता खुशहाल हो, छोटा हो बड़ा हो, गरीब से गरीब व्यक्ति को अगर हम न्याय दे सकें, वही भगवान श्री रामचंद्र जी का सच्चा उपासक होगा। पर सच बात तो ये है कि ये उपासक नहीं है, ये विनाशक है। आज हमारी गंगा जी की सफाई करने निकले थे और ऐसी सफाई की कि लाशों से पाट दिया। लोगों को अंतिम संस्कार के हिंदू संस्कृति के हिसाब से उनको शमशान घाट पे लकड़ियां नहीं मिली, लोग चले गए, इस दुनिया से चले गए। पर बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है, बिंद संगठन के दृष्टिकोण से, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार बिंद के ऊपर आरोप लग रहे हैं और बात सही भी है कि बिंद में जिस तरह से पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, एक दो नेता यहाँ से चुन के गए, उसमें से एक नाम आपका भी है। संगठन के दृष्टिकोण से पार्टी बिंद में मजबूत हो और आगे वाले समय में अगर सरकार बने कांग्रेस पार्टी की तो बिंद की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो, संगठन पूरी तरह से मजबूत हो, उसकी जड़ें गहरी हो, क्योंकि आप एक अच्छे संगठक रहे हैं संगठन के और आपने बड़े बड़े दायित्वों का निर्वहन किया है, जिसके कारण आपको समय समय पर शीर्ष नेतृत्व ने आपको जिम्मेदारी दी है। तो आप चूँकि बिंद के हैं, बिंद में पार्टी की स्थिति बदले उसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? देखिए, सबसे पहले तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें बहुत ही हमारी सम्माननीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के अधीन रह के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला। राहुल जी भी, जैसा कि आप लोग भी देखते होंगे, वो किसी पद प्रतिष्ठा की अगर लालची होते तो देश में केंद्रीय मंत्री भी बन जाते, प्रधानमंत्री भी बन जाते, पर इन लोगों ने त्याग वाली भावना अपनाई जो इनकी परंपरा रही है और देश और समाज के लिए इन्होंने काम किया। तो उसी भावना के अनुरूप हम लोग भी काम कर रहे हैं और हमारी व्यक्तिगत कोई लालसा नहीं है। ये काम है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है कि किसको कौन सी जिम्मेदारी देनी है। पर एज ए कमलेश्वर पटेल, विधायक सिहावल और पार्टी संगठन में जो भी दायित्व है हमारे पास, पार्टी के हित में मुझसे जितना हो सकता है पार्टी के हित में अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम विपक्ष की सही भूमिका का निर्वहन करें और जहां भी कहीं लगता है कि किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ, कोई दुकानदार के साथ, किसी भी गरीब से गरीब, किसी भी जात बिरादरी के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार के द्वारा किसी को भी प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है, महंगाई है, बहुत सारे विषय है, हमारा बेरोजगारी है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, आवाज़ उठाएंगे और सरकार को जगाते रहेंगे। अब सरकार जागे नहीं जागे, वैसे जागने की उम्मीद बहुत कम है सरकार से। 7 महीने से किसान दिल्ली की सीमा पे बैठे हैं चारों तरफ घेर के और उनको दिल्ली तक नहीं पहुँचे, कटीले नुकीले तार से बाड़ बनवा दी है। जैसा कि हम किसी आतंकवादियों के खिलाफ या दूसरे देश के लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार देश की सरकार कर रही है और किसान अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सरकार तो गूंगी बहरी हो गई है, फिर भी हमारा काम है जगाने का। जब तक नहीं जागे, जगाते रहेंगे, प्रदेश की और देश की जनता को जगाते रहेंगे और यही हमारे पार्टी का, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सबका यही उद्देश्य होना चाहिए और इसकी भूमिका हम लोग अदा करते रहेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा संकल्प है, यही जिम्मेदारी है कि अच्छी साफ़ सुथरी सरकार बने, लोगों को न्याय मिले, लोगों के समस्या का समाधान हो और ये काम हम लोग बखूबी करते रहेंगे। और यही सबसे अपील भी करते हैं कि हम सारे कार्यकर्ता, नेता सब कोई मिल के इसी मुहिम में लगें और यही हमारी सबसे ज़्यादा आज आवश्यकता है कि प्रदेश की जनता, देश की जनता को न्याय मिले। अभी हमारी बात पूर्व कैबिनेट मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल जी से हुई, विभिन्न पहलुओं पर बात हुई। क्योंकि जिस तरह से कार्यकाल उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में बिताया है और जिस तरह से क्षेत्र में उनकी उपस्थिति रही और क्षेत्र में मंत्री रहते हुए जितना उन्होंने समय दिया, बहुत कम जनप्रतिनिधि ऐसा कर पाते हैं। लगातार क्षेत्र के प्रति
वो सकारात्मक रूप से सक्रिय रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेते रहते हैं कि क्षेत्र का कैसे विकास हो। वहीं अगर हम संगठन की बात करें तो संगठन ने उनको बड़े बड़े दायित्व दिए और उन दायित्वों का निर्वहन भी किया। और बिंद की हमने बात की स्पेसिफिक, तो उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत कमलेश्वर पटेल विधायक सिहावल जो मेरी हैसियत है, उस हैसियत से जितना मुझसे होगा मैं पूरे मनोयोग से पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। अगर मुझे संगठन और कोई दायित्व देता है तो उसके लिए तैयार हूँ। वही बात उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि हम विपक्ष में हैं और विपक्ष की जो सही भूमिका होनी चाहिए, जनता को जगाने का काम होना चाहिए, वो हम लगातार कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जा रही हैं और जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर छू रही है, किसानों के साथ जिस तरह से अन्याय हो रहा है, उनकी बात हम जनता तक ले जाएंगे और जनता को जागृत करेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि स्वच्छ और अच्छी सरकार हो जिसके कारण जनता को न्याय मिल सके। आगे भी हम इनसे समय समय पर रूबरू होते रहेंगे और इनकी अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। 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 नमस्कार शुक्ला जी।